हेलो दोस्तों, मैं बादल हमारी एमपी पटवारी स्पेशल क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। और हम एमपी पटवारी क्लासेस में पढ़ रहे थे कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का मेन सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया हूँ। और पिछली क्लास में हमारी एक कक्षा भी हो गई है जिसमें मैंने पढ़ाया था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। तो अगली क्लास में, मतलब इसी क्लास में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास। ठीक है, कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सी जनरेशन कंप्यूटर में हुई, सबसे पहले कंप्यूटर का उद्भव कैसे हुआ, हम ये जानेंगे। उसके बाद हम पीढ़ियाँ जानेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का विकास किस किस आधार पर हुआ, उसके आकार के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर, या जनरेशन के आधार पर किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हुआ, हम ये भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर का उद्भव किस प्रकार से हुआ। जैसे कि हमें मालूम है, सबसे पहले एक यंत्र का आविष्कार हुआ था जिसे हम एबेकस कहते हैं। ठीक है, उस एबेकस में क्या होता था, हम छोटी सी छोटी गणितीय तार्किक गणना करते थे। मतलब उसमें दो स्टैंड होते थे, बीच में एक तार नुमा कुछ लगा होता था और उसमें तार में मनके या मनी पिरोए जाते थे। टोटल 10 तार लगाए जाते थे और हर एक तार में 10-10 मनी लगाई जाती थी। ठीक है, और उस मनी को माइनस करने में या प्लस करने में वह काम आता था। ठीक है, सबसे पहले क्या था, एबेकस। ठीक है, उसके बाद विकास हुआ पास्कल लाइन। उसके बाद विकास किसका हुआ, पास्कल लाइन का। इसका विकास पास्कल ने किया। ठीक है, और इसमें भी यह एक ऐसा यंत्र था जो विद्युत ऊर्जा पर चलता था, परंतु ये सिर्फ गणितीय क्रिया करता था जिसमें हम बेरीज या जिसमें हम प्लस या माइनस बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विकास हुआ सेंसेस ट्यूबलेटर। ठीक है, सेंसस ट्यूबलेटर का विकास हुआ। इसमें सर्वप्रथम ये ऑटोमेटिक विद्युत चलित यंत्र था। इसमें विद्युत का पावर ज्यादा खर्च होता था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मार्क वन का विकास हुआ। फिर अगली मशीन आई एबीसी मशीन आई, जिसको बोलते थे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, क्या कहते थे, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। इस प्रकार से धीरे धीरे कंप्यूटर का विकास हुआ। फिर आगे बढ़ते बढ़ते इसका विकास का वर्गीकरण हुआ, यानी किस जनरेशन में किस प्रकार से कौन कौन से यंत्र लगा के हमें कंप्यूटर को और अच्छा बेहतर बनाया। ठीक है, तो हम वर्गीकरण देखते हैं कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया। इसका 3 आधारों पर वर्गीकरण किया गया। सबसे पहला आधार था हार्डवेयर के उपयोग पर। कौन से, हार्डवेयर के उपयोग पर। हार्डवेयर पे उपयोग पर किया गया तो इनकी पीढ़ी बनाई गई, यानी मतलब कौन सा यंत्र ऐसा है जिस यंत्र से उसको और बेहतर बनाया गया। पीढ़ी के अंदर सबसे पहली पीढ़ी थी पहली पीढ़ी। ठीक है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी, क्या क्या होता है हम इसमें पढ़ेंगे और अच्छे से। फिर तीसरी पीढ़ी। ठीक है, फिर चौथी पीढ़ी और फिर 5वीं पीढ़ी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर विकास का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं किस पर, कार्य पद्धति के आधार पर, वर्किंग प्रोसेस के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है, कार्य पद्धति के आकार पर है। सबसे पहले
नाम सुना होगा आपने, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, और इन्हीं दोनों का मिश्रण है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये भी हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद आकार के आधार पर, कंप्यूटर का आकार किस प्रकार से है, इसके आधार पर कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक। उसके बाद मिनी कंप्यूटर, ठीक। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर, तथा उसके बाद सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इस प्रकार से कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण किया गया है 3 आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर, कार्यपद्धति के आधार पर और आकार के आधार पर। इस प्रकार से कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली पीढ़ी, जो हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो उसकी पहली पीढ़ी देखते हैं कि पहला जनरेशन किस प्रकार का था, उसमें कौन कौन से हार्डवेयर एक्स्ट्रा जोड़े गए थे जिसकी वजह से कंप्यूटर और तेज होता गया, कंप्यूटर की गति बढ़ी। हम इसके एक एक छोटे छोटे पहलू के बारे में जानेंगे। तो उसमें हार्डवेयर कौन सा लगा था, उसकी स्पीड कौन सी, कितनी थी, उसकी मेमोरी कौन सी थी, उसके सॉफ्टवेयर कौन सा था, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। कौन सा देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये कब तक था, ये था 1942 से 1955 तक, ठीक है, 1942 से 1955 तक। तथा इसमें जिस हार्डवेयर का उपयोग किया था वह हार्डवेयर था वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। कौन सा था, वैक्यूम ट्यूब, जिसको हम निर्वात नली भी बोल सकते हैं, ठीक है, निर्वात ट्यूब या निर्वात नली भी बोल सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर में उपयोग किया करते थे तथा इसके सॉफ्टवेयर थे मेनली, इसमें भी मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते थे। इसके सॉफ्टवेयर थे मशीनी भाषा, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत बाइनरी है। बाइनरी क्या था, 0 और 1, ठीक है। यह मुख्यतः मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते थे, जिसके अंतर्गत बाइनरी नंबर आता था, बाइनरी भाषा आती थी जिसमें 0 और 1 मुख्यतः होता था, ठीक है। मेमोरी कौन सी यूज करते थे, इसमें मेमोरी होती थी पंच कार्ड या पेपर कोड, ठीक है। अब जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो सभी विस्तृत से हम ये जानकारी देखेंगे। उसके बाद इसकी गति बोल सकते हैं या गणना बोल सकते हैं या स्पीड बोल सकते हैं कि कितनी थी। इसकी स्पीड थी मिली सेकेंड में, इसको गिना जाता था मिली सेकेंड में यह कार्य कर लेता था, ठीक है। तथा इसका उपयोग बोला जाए, यूजेस बोला जाए या एप्लीकेशंस बोला जाए तो यह मुख्यतः वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान में, वैज्ञानिक एवं रक्षा रिसर्च में किया जाता था, ठीक है। वैज्ञानिक तथा रक्षा अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता था तथा उसी के साथ इसकी विशेषता है कि विद्युत और यह यांत्रिकी मशीन का यह मिश्रण था। कौन सा था,
फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थे वो इलेक्ट्रिक तथा मैकेनिक मशीन्स का वो मिला जुला एक हिस्सा था, एक बोल सकते हैं कि मशीन था। ठीक है, उसके बाद इसका उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से थे, एग्जाम्पल कौन कौन से। एग्जाम्पल कौन कौन से है, इसमें मुख्यतः थे यूनिएक, इनिएक एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। उसी के साथ साथ EDVAC यह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। इसी के साथ साथ यूनिवैक फर्स्ट यह प्रथम जनरेशन कंप्यूटर था। तथा इसके गुण एवं दोष की बात करें तो इसमें सबसे पहले बोला जाए तो यह बहुत खर्चीला तथा बड़ा था। क्या था? यह बहुत खर्चीला था तथा बड़ा आकार था। ठीक है, यह बहुत खर्चीला तथा बड़ा था तथा ऊर्जा का अधिक प्रभाव। यह फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का गुण तथा दोष थे। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं अगली पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगली पीढ़ी में कौन कौन सी बदलाव हुए। यह सबसे पहले हार्डवेयर का, यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस यंत्र का या किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता था, तो वह वैक्यूम ट्यूब का, निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ठीक है, आगे समझ में। और बाइनरी भाषा, मशीन लैंग्वेज यूज करते थे, मेमोरी पंच कोड का उपयोग करते थे, इसकी गति मिलीसेकंड में मापी जाती थी। ठीक है, और इसका यूज कहा था वैज्ञानिक तथा रक्षा अनुसंधान में इसका उपयोग करते थे। ठीक है, आगे समझ में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन, किस प्रकार की। ठीक है, सेकेंड जनरेशन की जब हम बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन की जब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन आए थे 1956 से 1964 तक। ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे। कौन से हार्डवेयर का उपयोग करते थे? ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे। और ट्रांजिस्टर एक यंत्र था इस प्रकार से, एक यंत्र होता था ट्रांजिस्टर। इसको बोलते थे अमीटर, इसको बोलते थे कलेक्टर और इसको बोलते थे बेस। इस प्रकार से एक यंत्र होता था। मतलब मेनली अगर हम, ये हो गया उसका सर्किट डायग्राम, अगर हम उसकी मेनली आकार की या चित्र की बात करें तो वह इस प्रकार होता था। इस प्रकार से ट्रांजिस्टर होता था। ठीक है, जिसमें एक बेस, एक कलेक्टर तथा एक अमीटर लगा होता था। ठीक है। इसके बाद हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज, कौन सा? हाई लेवल लैंग्वेज तथा असेंबली भाषा का उपयोग होता था। असेंबली भाषा का, हाई लेवल लैंग्वेज तथा असेंबली भाषा का फर्स्ट जनरेशन में कौन सी? बाइनरी भाषा का उपयोग होता था। ठीक है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होता था। इसी के साथ साथ इसकी मेमोरी देखें तो इसके मेमोरी में मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क, इसकी लगी होती थी। ठीक है, उसमें फर्स्ट जनरेशन में कौन सी होती थी? फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड तथा पेपर कोड होते थे।
तथा इसकी स्पीड की बात करें तो माइक्रो सेकेंड, वो मिनी सेकेंड में काम करता था या माइक्रो सेकेंड में काम करता था। इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग वैज्ञानिक तथा व्यापार उपयोग में करते थे, व्यापार तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में करते थे। ठीक है, इसकी उदाहरण हम देखें तो उसका उदाहरण है IBM 140, इसका एक मुख्य उदाहरण है। ठीक है, अगर हम इसकी गुण और दोष की बात करते हैं तो यह भी बहुत खर्चीला होता था, क्योंकि इसके ट्रांजिस्टर में क्योंकि इसका हार्डवेयर में पूरा ट्रांजिस्टर लगे होते थे। ठीक है, यह खर्चीला होता था, और तीव्र भी होता था। यह फर्स्ट जनरेशन से यह तीव्र होने लगा था। ठीक है, आगे समझ में। अब हम तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। कौन सी? तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। यह हो गया हम सेकंड पीढ़ी की बात, अब हम तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। जो भी मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप कृपया अपने बुक में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, थर्ड जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम अभी जैसे जैसे आविष्कार होता गया, अभी बोलते हैं हम इसमें ICH चिप लगी होती है आज के कंप्यूटर में, तब उसमें और एक विकास होने लगा। अब ट्रांजिस्टर के बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आने लगे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC कहते थे। ठीक है, जिसको हम IC कहते थे, तथा SSL यह भी एक चिप होती थी, तथा MSI यह भी एक चिप हुआ करती थी, तथा इसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम, तथा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम तथा हाई लेवल लैंग्वेज का यहाँ उपयोग करते थे। अगर इसकी मेमोरी की बात करें तो इसकी मेमोरी वही मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क होती थी, परंतु इसमें स्टोरेज करने की क्षमता अधिक तीव्र होती थी। ठीक है, इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी नैनो सेकेंड में यह कार्य करता था। ठीक है, और इसका उपयोग पर्सनल यूज के लिए अभी इसका उपयोग होने लगा था। ठीक है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए। तथा इसके एग्जांपल है IBM 360 इसका उदाहरण है, तथा इसकी दोष या गुण देखे तो यह सबसे तीव्र होता था, अधिक तीव्र अपेक्षाकृत, तथा छोटा होता था। फर्स्ट जनरेशन से यह अब छोटा होने लगा था। ठीक है, यह प्रमुख जानकारी हो गई। कौन सी? प्रमुख जानकारी थर्ड जनरेशन की। ठीक है, थर्ड जनरेशन मेनली 65 से 1975 तक थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन कौन सी होती थी? फोर्थ जनरेशन होती थी 1975 से लेकर 6 से लेकर 89 तक। यह
फोर्थ जनरेशन थी तथा इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो हार्डवेयर होता था, हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर या VLSI का उपयोग होता था, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ठीक है, VLSI का उपयोग होता था तथा इसकी जो सॉफ्टवेयर थे, अब सॉफ्टवेयर में उपयोग होने लगे थे C++, तथा यूनिक्स सॉफ्टवेयर का उपयोग होने लगा था। ठीक है, इसके बाद इसमें जो मेमोरी लगी थी वह सेमीकंडक्टर मेमोरी थी। कौन सी मेमोरी थी? सेमीकंडक्टर मेमोरी लगी होती थी तथा इसी के साथ साथ इसकी जो गति थी, इसकी स्पीड थी, इसकी स्पीड पिको सेकेंड में इसको मापा जाता था तथा इसका उपयोग पर्सनली तो होता ही था, पर्सनल तथा व्यापार में भी इसका उपयोग अभी करने लगे थे। ठीक है, समझ में आ गया। और यह फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो एक साथ कई प्रकार के काम कर लेता था, एक ही साथ वो 10 काम आसानी से कर सकता था। ठीक है, ठीक है, इसका उदाहरण देखें, एग्जांपल देखें तो यह मेनली IBM PC, जो आजकल के कंप्यूटर होते हैं वो फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर थे। पहले जो बड़े बड़े मॉनिटर होते थे वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के, अभी LCD LED वाले मॉनिटर आ गए, वो अभी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में है। ठीक है, ये इसके में कुछ बातें हो गई। ठीक है, ये अभी सबसे ज्यादा अपने पास स्टोरेज जमा रखता है तथा यह फास्ट भी है, अति तीव्र काम करता है। अब हम फिफ्थ जनरेशन देखें तो फिफ्थ जनरेशन में ठीक है, 5 जो जनरेशन थी, पंचम पीढ़ी थी, वो 1990 से अब तक कंटिन्यू। ठीक है, जिसके हम अभी जो है जनरेशन 4, 5 पीढ़ी की ये है जनरेशन। ठीक है, ठीक है, इसमें अभी जो हार्डवेयर यूज होता था, मेनली हार्डवेयर जो यूज होता था ULSI, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ठीक है, इसके बाद SLSI, स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें लैपटॉप तथा नोटबुक आने लगे। ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया, इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया का उपयोग होता था। अगर हम मेमोरी की बात करें तो इसमें वर्चुअल मेमोरी, जो आजकल की जो मेमोरी है हार्ड डिस्क वगैरह, वो इसमें यूज होती थी। ठीक है, ठीक है, इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड पिको सेकंड से भी अधिक, पिको सेकंड से भी अधिक। ठीक है, और इसके एग्जांपल है IBM पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक तथा लैपटॉप। ठीक है, यह हो गया फिफ्थ जनरेशन का कुछ विशेषता। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन की कुछ विशेषता। उसी के साथ हम पढ़ते हैं अभी
कार्य पद्धति के आधार पर कुछ कंप्यूटर, कार्य पद्धति के आधार पर कुछ कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा पढ़ते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते थे जिसमें यह भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज का उपयोग करके यह हमें परिणाम दर्शाता। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होती है? बल, गति, ऊर्जा, विस्थापन आदि, यह सब फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अगर मेनली हम जब एनालॉग सिग्नल देखते हैं, ठीक है, एनालॉग सिग्नल की जब बात करते हैं तो एनालॉग सिग्नल मुख्यतः इस प्रकार से होते थे। ठीक है, इस प्रकार से एनालॉग सिग्नल होते थे, इस प्रकार से एनालॉग सिग्नल होते थे। परंतु जब आजकल के हम डिजिटल कंप्यूटर देखते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर में हम बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, बाइनरी भाषा का उपयोग करते हैं। उसमें सिर्फ दो ही संख्या ऐड होती है, 0 और 1। 0 मतलब ऑन और ऑफ, सेट रिसेट, ऑन और ऑफ। कौन सी? ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, यह उपयोग होता था। ठीक है। तो हम देखते हैं जब एनालॉग कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर में सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की जब आप बात करते हैं, जब एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं इसके साथ तापमान, दबाव आदि इसके अंतर्गत राशियों का अवकलन किया जा सकता है। परंतु एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते थे जो हम उसको इनपुट तो दे रहे हैं परंतु उसकी जो गणना है वो हमें एक्यूरेसी कम मिलती थी। ठीक है, उसकी एनालॉग की जो गति थी गणना करने की वो कम थी। ठीक है, उसके साथ साथ ही एनालॉग कंप्यूटर में समय के साथ साथ बहुत कुछ परिवर्तन हो गए। ठीक है, इसकी गति धीमी होने के कारण इसका उपयोग कम होने लगा था। ठीक है, अब हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब बाइनरी भाषा, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में उपयोग होता था, ऑन और ऑफ। ठीक है, ऑन और ऑफ के कंडीशन में उपयोग होता था, मतलब बाइनरी भाषा पर यह उपयोग करते थे। कौन सी? 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में इसका उपयोग होता था। और इसकी जो स्पीड थी, इसकी स्पीड तीव्र थी, बहुत अधिक तीव्र। और जो आज के जमाने की जो कंप्यूटर है वो पूरे के पूरे डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, समझ में आ गया? पूरे के पूरे डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर तथा एनालॉग कंप्यूटर का एक संयोजन होता है, मतलब मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत जब हम जिसके अंतर्गत परिणाम तो डिजिटली ये गणना या विश्लेषण करता है, पर जब हम इसको इनपुट देते रहते हैं या हम जब इसको आउटपुट देते हैं तो यह एनालॉग तरीके से, एनालॉग किस फॉर्म में हमें आउटपुट प्रदान करता है। जैसे हम एनालॉग की बात करें तो एनालॉग में आपने अपने बाइक की या कार की स्पीडोमीटर तो देखा होगा। स्पीडोमीटर वह इस प्रकार से था, यहाँ एक कांटा लगा हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से होता था।
इस प्रकार से स्पीडोमीटर होता था और वो कांटा हमें बताता था कि आपकी गाड़ी का कितनी स्पीड से कितनी तीव्रता से जा रही है। इसलिए इसी प्रकार आज के जमाने में गाड़ी में इस प्रकार से डिजिटली फॉर्म में स्क्रीन आने लगे, उसमें ऐसा डायरेक्टली हमें डाटा दिख जाता है कि स्पीड कितनी है डिजिटली फॉर्म में। ठीक है, यही इसी दोनों फॉर्म का यह हाइब्रिड कंप्यूटर का मिश्रण है। यह जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट तो हमें मिलता है, जब हमें इनपुट मिलता है, हम जब इनपुट देते हैं तो इनपुट हमें भौतिक कंप्यूटर मतलब एनालॉग कंप्यूटर की तरह देना पड़ता है, परंतु इसकी गणना जो होती है, विश्लेषण होता है, वो ये डिजिटल फॉर्म के तरीके से इसकी गणना करते हैं। परंतु और आउटपुट भी यह भौतिक यानी एनालॉग कंप्यूटर की तरह से हमें आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, यह हो गया कुछ कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है, यह लेक्चर हम यही तक सीमित रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर। ठीक है, हमने जनरेशन देखे, कंप्यूटर की पीढ़ियां देखी, किस प्रकार से मतलब वर्गीकरण किया गया था। सबसे पहले हार्डवेयर के आधार पर पीढ़ियां बांटी गई थी, उसके बाद हम कार्य पद्धति के आधार पर पढ़े थे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर तथा हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद हम कार्य पद्धति के आधार पर देखेंगे। किस पद्धति में? कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये चार हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे तथा उसी के साथ साथ माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत जो आजकल के पीसी, लैपटॉप, टैबलेट्स, ठीक है, तथा जो नोटबुक आजकल आ रहे हैं वो भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे इसके अंतर्गत, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक सीमित रखते हैं और आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो कृपया लाइक करें और थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपको अपनी सामग्री जमा करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अगला लेक्चर हमें इस कार्य पद्धति के आधार पर पढ़ेंगे तथा इसी तरीके से कंप्यूटर को धीरे धीरे आगे करते हुए बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।